साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहिस। साथियों, जब भी आप लोग फंस जाते हो प्रिवेंशन और करप्शन एक्ट के मामलों में, आप लोग क्या करते हो? सिर्फ और सिर्फ अपनी फाइल को पढ़ते हो? जो अपने साथी हैं उनसे जो है आप सलाह करते हो, या फिर किसी सलाहकार के पास जाकर सलाह करते हो कि करना क्या है, केस को हम जो है कैसे फाइट करेंगे, या कोई साइटेशन अगर मिल जाए आपको मार्केट में तो उसकी सहायता से आप केस की प्रिपरेशन करते हो। यही तो पैटर्न है जो हम लोग काम में लेते हैं। क्या आपको लगता है कि ये पैटर्न बहुत जस्टिफाइड है? मैं एक बात कहना चाहता हूं आपको कि हर केस का अपना अपना पैटर्न है। हर केस जो है यूनिक होता है, बट आपको अपने डिफेंस को करना पड़ता है मोर स्पेसिफिक। अगर डिफेंस आप स्पेसिफिक नहीं करोगे तो आप जीत जो है दर्ज नहीं करा पाओगे। अगर आपने कॉपी करने की हैबिट को नहीं त्यागा तो आप जीत दर्ज नहीं करा पाओगे। तो करना क्या है ये आपको जो है मैं बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप। साथियों, जब भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का मामला दर्ज होता है, मैं खासकर बात कर रहा हूं ट्रैप केसेस की, तो अमूमन धारा 7 या 7 के साथ जो वेरियस कॉम्बिनेशन है उसको लगा दिया जाता है। उदाहरण के लिए 7-13-1D या 7-13-1B या 7-7A या 7-12। ये कॉम्बिनेशन है पीसी एक्ट में, जिसके तहत जो है प्रोसिक्यूशन जो है प्रोसीड करता है। अब जब भी फाइल जो है हमारे सामने होती है, मैं बात कर रहा हूँ चार्जशीट की, तो उसको देखकर जो है हमको पसीना पसीना आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमको लॉ की नॉलेज ही नहीं है। भाई, जो प्रोसिक्यूशन का फैक्ट्स है वो हमारे हाथ में है, तथ्यात्मक स्थिति। और आप एक बात नोट कीजिएगा कि प्रोसिक्यूशन कभी भी बात नहीं करेगा लॉ पॉइंट पे। प्रोसिक्यूशन हमेशा बात करेगा फैक्चुअल पॉइंट पे। वो फैक्चुअल पॉइंट क्या है कि हमें एक रिपोर्ट दी गई थी, हमने रिपोर्ट को वेरीफाई करवा लिया, डिमांड की पुष्टि कर ली, फिर हमने प्री ट्रैप किया, कार्रवाई कैसे करनी आगे इस बारे में समझाया, फिर हमने ट्रैप प्रोसीडिंग करी, अक्यूज को जो है रंगे हाथों पकड़ लिया, और उसके बाद हमने पोस्ट ट्रैप कार्रवाई करी, फिर गवाह के बयान लिए और आरोपी को हमने चार्जशीट कर दिया। ये एक बेसिक प्रोसेस है जिसके आधार पर केस को जो है चलाया जाता है। और वही फैक्चुअल पर्सपेक्टिव चार्जशीट के फॉर्म में जब सामने होता है हमारे, तो हमको बहुत घबराहट हो जाती है, हम पसीने पसीने हो जाते हैं। आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो भी फाइल सामने हमारे है उससे घबराने की बजाय उससे आप दोस्ती कर लो। उसके लिए पहला पैरामीटर क्या है कि आप फाइल को जो है कई हिस्सों में बांट दो। भाई, बेसिक पॉलिसी क्या आती है अंग्रेजों की, डिवाइड एंड रूल। वही आपको अप्लाई करनी है यहाँ पर कि फाइल को डिवाइड कर दो कई हिस्सों में और फाइल पर रूल करो। सबसे पहला हिस्सा क्या है? रिपोर्ट। आप नोट डाउन करते हुए चलिए, और मैंने ये स्टेप जो है लिख भी दिए स्क्रीन पे, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। पहला पार्ट ए क्या है? रिपोर्ट प्लस एफआईआर प्लस ट्रांसक्रिप्शन ऑफ वेरिफिकेशन प्लस ऑडियो ऑफ वेरिफिकेशन। ऑडियो की जगह वीडियो भी हो सकता है, बट एक सेट जो है हमने तैयार कर लिया, इट इज कॉल्ड पार्ट नंबर ए। ये आप नोट डाउन कर लीजिए तसल्ली के साथ में। अब आते हैं पार्ट नंबर बी पे, जिसमें क्या मिलेगा हमारे को? केवल और केवल प्री ट्रैप की, ट्रैप से पहले की तैयारियां, जिसमें जो कंसर्ट परिवादी है वो करेंसी नोट ला के पेश करेगा, उसकी तलाशी होगी। उसके बाद जो कंसेंट करेंसी नोट है उस पर फिनॉक्सिलिन पाउडर जो है अप्लाई किया जाएगा, उसको प्रॉपरली जो है प्लेस किया जाएगा, और ट्रैप कैसे करना है उसकी जो प्रक्रिया है उसको समझाया जाएगा, और जो मौका कार्रवाई है उसके लिए प्रोसीड किया जाएगा। क्लियर है? पार्ट नंबर सी में क्या आएगा? ट्रैप प्रोसीडिंग। उसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले? एक तो डिमांड। तो कुल मिला के जो ऑडियो या वीडियो है ट्रैप के दौरान डिमांड की, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरी बात है पैसों की रिकवरी। तीसरी बात है गिरफ्तारी। चौथी बात मौके पे आपका स्पष्टीकरण। पांचवी बात जो कंसेंट परिवादी है उसके द्वारा खंडन। और छठी बात मौके पे क्या कार्रवाइयाँ हुई और किस प्रकार हुई। मैं इम्फेसाइज कर रहा हूँ ऑन द कलर टेस्ट, कि टेस्ट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली हुआ या काफ़ी देरी के साथ हुआ। ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्थिति है। ये पार्ट नंबर सी में जो है पढ़ा जाएगा, इसको जो है आप नोट डाउन कर लो। और मैंने आपकी सुविधा के लिए ये स्टेप जो है लिख भी दिए स्क्रीन के ऊपर, आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब आते हैं लास्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर डी पे, जिसमें गवाह के बयान पढ़ने। क्लियर है? अब एक बात ध्यान रखिएगा कि जो परिवादी है उसके बयान रिकॉर्ड होंगे धारा 180 BNSS में।
और इसके अलावा अगर चाहे एजेंसी तो 183 BNSS में बयान रिकॉर्ड करवा सकती है। जो वेरिएशन इन दोनों बयानों में होगा इसका हम लेंगे फायदा। दूसरी बात, जो अन्य गवाह हैं उनके बयान, और बयान कब रिकॉर्ड हुए, जल्दी से या काफ़ी देरी से। अगर देरी है बयानों में और उसका स्पष्टीकरण नहीं है तो एक जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। जजमेंट है 2016, क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर सुप्रीम कोर्ट, पेज 1131। क्लियर हो गया यहाँ अपने को। इसके अलावा सैंक्शन ऑर्डर को भी जो है देखना है अपने को। और एक बात ध्यान रखिएगा कि सैंक्शन ऑर्डर को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण जजमेंट है, और सबसे महत्वपूर्ण जजमेंट है CBI बनाम अशोक कुमार अग्रवाल, जिसका डेट है 31/10/2013। उसकी अक्षरशः पालना सुनिश्चित हुई या नहीं हुई, इसको देखना है इस वाले पार्ट में। और इसके साथ साथ जो चार्जशीट है उसको देखना है कि जिसने जांच करी है वो अथॉरिटी कौन है, वेदर द अथॉरिटी इज कॉम्पिटेंट और नॉट, और क्या उनको प्रॉपर डेलीगेशन हुआ है या नहीं हुआ है एज पर सेक्शन 26 ऑफ BNSS विद सेक्शन 17 सब क्लॉज C ऑफ PC एक्ट और नॉट। तो ये बिंदु अगर वेरीफाई कर लोगे तो काफी आपको आराम होने वाला है। क्लियर हो गया। अब आते हैं कि जब हम कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में हिटिंग पॉइंट क्या होते हैं जिसके आधार पर हम डैमेज कर सकते हैं एक प्रोसिक्यूशन को। सबसे पहला हिटिंग पॉइंट है डिमांड। आप लोग क्या करते हो, फाइल को लड़ रहे हो, फाइल से लड़ो मत, फाइल को प्यार करो और उसको बांट दो कई हिस्सों में, जो मैंने अभी कहा है आपको। देखो, मैं स्टूडेंट हूं MBA का भी, मैंने पढ़ाई करी है लॉ की भी। क्लियर है बात ये। तो मैं एक लॉयर भी हूं और मैं एक MBA स्टूडेंट भी हूं। क्लियर है बात ये। तो मेरा कहना यह है कि हमको एक प्रिंसिपल जो है सिखाया जाता है MBA के अंदर, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें क्या सिखाया जाता है कि सबसे पहले आप रॉ मटेरियल को जो है इकट्ठा कर लो। तो वो आपने कैसे इकट्ठा किया, डिवाइड कर दिया फाइल को पढ़ने के हिसाब से, और उस पर क्या क्या आपके स्पष्टीकरण है वो आपने तैयारी कर ली। उसके बाद आता है उनको मैनेज करना। क्लियर है। और उसके बाद में आता है स्ट्रेटेजी। तो जब भी किसी केस को लड़ रहे हैं तो केस से लड़ने के बजाय आप सिर्फ एक ही बिंदु पे जोड़ दो, डिमांड। डिमांड दिखाई देगी हमारे को 3 भागों में। सबसे पहली बात रिपोर्ट में। क्लियर है। जिसके आधार पर आपका जो मोटिव है वो स्पष्ट होगा, क्या पेंडेंसी है वो स्पष्ट होगा। इसके साथ साथ जो कंसेंट वेरिफिकेशन प्रोसीडिंग है वहां डिमांड जो है दिखाई देगी हमारे को, जो ट्रैप प्रोसीडिंग है वहां डिमांड दिखाई देगी हमारे को, और इसके साथ साथ जो बयान है गवाहन के उसमें डिमांड जो है दिखाई देगी। जो गवाह हियर्स एविडेंस है उनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर 15 गवाहन हैं किसी चार्जशीट में, मैं गारंटी के साथ कहता हूं 13 गवाहन आई विटनेस नहीं होंगे, दे विल बी हियर्स एविडेंस। पर ये लोग क्या करते हैं, जो नक्शा मौका होता है उसमें दिखाते हैं खुद को इस तरीके से कि हम तो मौके पे खड़े हुए थे और हम जहां खड़े हुए थे वहां से ये प्रोसीडिंग जो है वो दिखाई दे रही थी। तो आपको एक बात दिमाग में सेट होनी चाहिए कि जो नक्शा बनाया है CBI ने या विजिलेंस ने, इसको काउंटर चेक करने के लिए जो मौका है उसको हमको वापस से रिकैप्चर करना होगा। उसके लिए करना क्या है, किसी फोटोग्राफर को या कोई वीडियोग्राफर आपकी पहचान में होगा उसको दोबारा मौके पे ले जाओ, और जहां जहां जो जो लोग खड़े हुए थे उसको वापस से आपको रिफ्रेम करना है। और जो वीडियोग्राफी है उसके आधार पर कई स्थितियां आपको क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। मैंने कई बार देखा है ऐसे मामलों में कि जिस जगह खड़े हुए हैं अधिकारी और जिस जगह आरोपी को बैठना बताया है या मिलना बताया है उस स्थान से कंसेंट स्थान दिखाई नहीं देता है जहां पर टीम खड़ी हुई है। ये आप जो है नोट डाउन कर लो। तो ये चीजें बहुत माइन्यूट हैं, टेक्निकल हैं, पर चूंकि एक्सपीरियंस है उसके साथ जो है आपको ये चीजें सीखने को मिलती है। तो मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर कर रहा हूं आप सबके साथ। क्लियर है बात ये। तो मेरा कहना ये कि डिमांड जो है साइन क्वा नॉन है। डिमांड को लेकर के जो फर्दे हैं, जो स्थितियां हैं, मैंने क्लियर कर दी। इसके अलावा 2 बिंदु हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि AI टूल को यूज किया जाता है टू मेक द वॉइस, या इसके साथ साथ कुछ वार्ताएं स्पष्ट है कि भाई हमको नहीं चाहिए पैसा, पर ये लोग क्या लिखते हैं कि नहीं साहब डिमांड किया गया है आसपास वार्ता, जो काम का है हिस्सा आपके उसको ये रिमूव कर देंगे या लिख देंगे आसपास वार्ता। अगर ऐसी स्थिति दिखाई देती है आपको, नो नीड टू वरी, आप साइबर एक्सपर्ट की हेल्प लो, आप साइबर ऑडिट करो और उसकी जो राय है वो धारा 63 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत रिलीवेंट है। क्लियर है बात ये। तो वो AI टूल का इंटरवेंशन हुआ है, ये भी राय दे सकता है। और दूसरी बात, जो कंसेंट ट्रांसक्रिप्शन है
उसके कुछ हिस्सों का ट्रांसक्रिप्शन किया गया, इस पर राय दे सकता है। ट्रांसक्रिप्शन का ड्यूरेशन जो कंज्यूम हुआ है उस पर राय दे सकता है। इसके अलावा हैश वैल्यू में जो छेड़खानी हुई है उस पर राय दे सकता है, और तमाम वो राय जो एक्सपर्ट के एंगल से आवश्यक है वो दे सकता है, जिसके आधार पर हम डिमांड को डायल्यूट कर सकते हैं। पर इसके अलावा और टूल्स क्या है जिसके आधार पर हम ये वर्कआउट कर सकते हैं? वो टूल है इनकंसिस्टेंसी, कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग बयान जो है दिए जा रहे हैं। क्लियर है? दूसरा है ओमिशंस, कि कुछ तथ्यों को छुपा लिया गया। दूसरा है मॉडिफिकेशंस या एडिशंस, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कॉन्ट्राडिक्शन इन द स्टेटमेंट। इन एडिशन टू दिस देयर माइट बी अ केस ऑफ नॉन कॉरोबोरेशन। तो ये सब पैरामीटर है जिस पर काम करना होता है। फिर जो गवाह इंडिपेंडेंट है, उन्होंने क्या देखा क्या सुना, अगर वो कहते हैं कि ना देखा ना सुना तो फायदा मिलेगा। अगर डिमांड जो है वेरीफाई नहीं हुई है इन प्रेजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट विटनेसेस तो इसका फायदा मिलेगा। जो स्टोरी सेटअप हुई है बाय द कंसर्न कंप्लेनेंट रिगार्डिंग डिमांड, वो चेंजेस कब कब हो रही है, कैसे कैसे हो रही है, ये आपको वेरीफाई करना है। रिपोर्ट में क्या स्टोरी थी, जब वेरिफिकेशन पे फैक्ट आया तो उसमें क्या स्टोरी है, जब ट्रैप हुआ तब क्या स्थिति है, जब बयान हुए तब क्या स्थिति है, और जो फर्दर बयान हुए उसमें क्या स्थिति है। अगर ये वेरिएशंस आएंगे इसका डेफिनेट जो है आपको फायदा मिल जाएगा। क्लियर हो गया? और एक बात जो है ध्यान रख लीजिएगा कि हर केस का एक मोटिव होता है। जो मोटिव बता रहा है कंसर्न परिवादी, उसके समर्थन में साक्ष्य क्या है। अगर पेंडेंसी वर्क नहीं है, साक्ष्य नहीं है, देन डेफिनेटली वी विल हैव द बेनिफिट। अब इस सारी स्थितियों पे एक महत्वपूर्ण जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। जजमेंट है मदन लाल बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान का, जिसका डेट है 7 मार्च 2025, और ये जजमेंट जो है पब्लिश हुआ है लाइव लॉ पे 18552/2022 जजमेंट का होल डिस्क्रिप्शन है विद केस नंबर। इस केस में यही हुआ था कि अक्यूज को जो है चार्जशीट किया गया धारा 7, धारा 13(1)D PC एक्ट में। अल्टीमेटली उसने ये कहा कि इस केस में जो कंसर्न प्रोसिक्यूशन है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, पर उसके बाद कंसिडर नहीं करी ट्रायल कोर्ट ने, इवन हाई कोर्ट से भी हार गया, मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। कहना था कि जो घटना का मोटिव बताया गया और जो डिमांड बताई गई है उसको कई बार चेंज कर दिया कंसर्न परिवादी ने। जो रिपोर्ट था उसमें अलग वर्जन है, जो वेरिफिकेशन है उसमें अलग वर्जन है, जो कोर्ट में बयान हुआ उसमें अलग वर्जन है। तो ऐसे सिनेरियो में डिमांड जो है वो डाउटफुल हो जाती है। क्लियर है? तो बेसिकली मैंने आपसे क्या कहा था कि वी आर हैविंग मल्टीपल टूल्स, पर उन टूल को आपको काम लेना पड़ेगा। आप लोगों को कॉम्प्लिकेट बहस नहीं करनी है, सामान्य तरीके से, सरल तरीके से, नैसर्गिक तरीके से अपने केस को लड़ना है। क्लियर है? इसके अलावा जो अदर पॉइंट्स जो मैंने बताए आपको उसको जो है यहाँ पर रखा गया। तो कोर्ट ने कहा कि अगर डिमांड जो है डाउटफुल है, इंडिपेंडेंट जो है वेरिफिकेशन नहीं है, इसके अलावा कोरोबोरेशन नहीं है, स्टेटमेंट जो है हाईली इनकंसिस्टेंट है, तो ऐसे सिनेरियो में प्रोसिक्यूशन जो है वो डाउटफुल हो जाता है। अक्यूज जो है वो दोष मुक्त होने का हकदार है। तो ये महत्वपूर्ण जजमेंट है। जब कभी आप लोग फाइट करते हैं ना तो इस तरीके से केस को तैयार करें और फाइट करें ताकि अपने को जो है फायदा मिल जाए। बेसिकली वी आर हैविंग द इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जानकारी बहुत कम होती है पुलिस को। वो जो डिफेंस काउंसिल होते हैं सबसे अधिक इसी पे काम करते हैं, इसी टूल के ऊपर। उनका प्राइमरी हिट क्या होता है कि एविडेंस को बनाया जाए इनएडमिसिबल, या एविडेंस पे सस्पेक्ट जो है क्रिएट कराया जाए, या वो स्थितियां रखी जाए जिसके आधार पर एक ऑर्डरी प्रूडेंस का मैन जो है ये कह सके कि एविडेंस जो है वो कॉम्प्रोमाइज है। क्लियर है? तो उस एंगल से काम जो है करना होता है। तो अगर यही स्ट्रेटेजी आपने ले ली अपने केस में, देन डेफिनेटली यू कुड हैव द बेनिफिट। अदरवाइज क्या होगा, आप लड़ तो लोगे पर अपनी जीत को सुनिश्चित नहीं कर पाओगे। तो जीतने का तरीका है शांत मन, जीतने का तरीका है प्रॉपर स्ट्रेटेजी, जीतने का तरीका है जो रॉ मटेरियल है उस पर हमारा समुचित उत्तर क्या है। अगर आप होमवर्क नहीं करोगे तो कोई भी एडवोकेट इस धरती पर आपको सेव नहीं कर पाएगा। मेहनत खुद करनी है बगैर डरे, और पूरे जोश के साथ जो है केस को लड़ना है हमको। जब नौकरी लेने के लिए आपने इतने प्रयास किए, कंपटीशन को फेस किया, अब नौकरी जा रही है आपकी, तो बचाना आपको ही पड़ेगा। देयर इज नो वन इन दिस वर्ल्ड हु कुड सेव यू एक्सेप्ट योरसेल्फ। खुद से आगे बढ़ना होगा, खुद को मोटिवेट करना होगा। समय कठिन है मानता हूं, समय नेगेटिव है, समय निकल जाएगा, पर जो समय है उसको काटने के लिए कर्म करना होगा। कर्म नहीं करेंगे, सिर्फ फालतू की बातें कह करके अपने आप को देंगे दिलासा, तो उससे काम नहीं बैठेगा। फाइल को 10 बार पढ़ो, पॉइंट्स निकालो, और जो इंस्ट्रूमेंट मैंने बताए हैं उसकी लाइट में फाइल को प्रिपेयर करो। डेफिनेटली यू मे हैव द बेनिफिट। क्लियर हो गया आपको? तो जो एक केस मैंने बताया आपको, इसमें भी यही सारे पॉइंट जो है डिस्कस हुए थे। तो मोटे मोटे क्लिंचिंग पॉइंट क्या है कि डिमांड जो है प्रूव नहीं, डिमांड जो है उसको लेकर के स्टेटमेंट जो है इनकंसिस्टेंट है, फाइल पे जो है कोई कोरोबोरेशन नहीं है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो कंसेंट
कंप्लेनेंट है, इसने मनी को थ्रस्ट किया, इतने में टीम आ गई, टीम ने जो है पैसा गिनवाया, तो जो फिनॉक्सिलिन पाउडर था वो हमारे हाथों पे शिफ्ट हुआ, जिस कारण कलर टेस्ट जो है पॉजिटिव आया। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो रिपोर्ट दी पुलिस को उसमें डिमांड है 200 रुपए की। जो स्टेटमेंट दी है कोर्ट में उसमें ये कहते हैं कि टूवर्ड्स एक्सपेंसेस थे, फिर का डिमांड मुझे कंफर्म नहीं है कितने रुपए की हुई, और फिर जो कंसेंट डीएसओ है उसको द्वारा बताई गई डिमांड अलग तरीके से। तो ऐसे सिनेरियो में जहां स्टेटमेंट ही आपस में इनकंसिस्टेंट है तो कोर्ट ने कहा भाई ये केस फिट नहीं है टू कंक्लूड डिमांड अगेंस्ट दी कंसर्न अक्यूज। अपार्ट फ्रॉम दैट जो इंडिपेंडेंट विटनेसेस थे उन्होंने सुना ही नहीं व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड बिटवीन द कंप्लेनेंट एंड द कंसर्न अक्यूज, तो वहां कॉरोबरेशन नहीं हुआ। और अगर वो सुन भी लेते और अगर उस पॉइंट पे होती इनकंसिस्टेंसी तो डेफिनेटली फायदा डिफेंस जो है ले पाता, और चूंकि यहाँ सुना ही नहीं गया तो अपेरेंटली जो है डायरेक्टली एक फायदा ले गया डिफेंस। और इसके अलावा जो मेटल विटनेस थे वो हॉस्टाइल हो गए, और डिमांड जो है चूंकि प्रूव नहीं हुई तो मियर रिकवरी मियर एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी अ बेसिस फॉर कन्विक्शन, जैसे कि आप सब जानते हैं। तो ऐसे सिनेरियो में अक्यूज को जो है एक्विटल दिया गया। तो आप भी जो है इसी प्रकार से केस को तैयार कीजिए और अपने एक्विटल को इंश्योर कीजिए। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।